अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्थेरिया के बारे में। सो एज़ वी नो कि डिफ्थेरिया इज़ एन ह्यूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि ये किस तरह की डिजीज़ है जो कि इंसानों में पाई जाती है। एंड इट इज़ बैक्टीरियल, मतलब कि इसको बैक्टीरिया कॉज करता है। एंड इट इज़ इन्फेक्शियस मीन्स दैट के इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो इस वीडियो में हम लोग इस डिफ्थेरिया के बारे में मुकम्मल तरह से स्टडी करेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी पैथोलॉजी और ख़ास तौर पर इसकी सिम्टम्स, इसकी डायग्नोसिस, मतलब एनीथिंग विच कम्स अंडर दिस हेडिंग डिफ्थेरिया वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज़ वी नो कि डिफ्थेरिया इज इन ह्यूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि इट इज़ अ इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन्स में होता है, ठीक है। प्लस इट इज़ कोज बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है, उसको आगे जाकर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। देन इट इज़ इन्फेक्शियस, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल करता है। सो बेसिकली डिफ्थेरिया इज कैरेक्टराइज बाय सम फीचर्स। इसकी जाके सिम्टम्स को हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन वो क्या फिजिकल फीचर्स हैं जो कि इंसान में हों तो आप लोग ये कह पाएंगे कि यार इस पर्सन को डिफ्थेरिया है। सो बेसिकली डिफ्थेरिया इज बेसिकली कैरेक्टराइज बाय सोर थ्रोट्स, यानी आपके गले में छाले होंगे, या फिर आप इसको बॉयल्स भी कह सकते हैं। बॉयल्स मीन्स छाले, मतलब कि आपके गले में छाले होंगे। ये इन शॉर्ट ये लेजन्स या निक्रोटेड लेजन्स, यानी निक्रोसिस की वजह से वहाँ पर छाले होंगे। दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। देन इट इज़ करेक्टराइज बाय फीवर, बुखार होगा। फीवर इज़ द करेक्टरिस्टिक के बेसिकली एक पैथोजेनिक डिजीज़ है, बिकॉज एज वी नो कि जब भी कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर राइज करती है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है। देन इट इज़ फर्दर करेक्टराइज्ड बाय स्वेलिन लिम्फ नोड्स। ख़ास तौर से आपके जो गले के टॉन्सिल्स होते हैं वो इस कंडीशन में स्वेल कर जाते हैं। सो बेसिकली ये जो स्वेलिंग है इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, बिकॉज एज वी नो कि अगर वहाँ पर निक्रोसिस हो रही है सो निक्रोसिस के नतीजे में जो आपका इम्यून सिस्टम है वो जो एक्टिव हो जाएगा, और उसकी एक्टिवेशन के नतीजे में एज वी नो कि वो जो टिश्यूज़ हैं जहाँ पर खासतौर पर वो इन्फेक्शन हो रहा होता है वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका एक और मोर प्रोमिनेंट फीचर ये है इस डिजीज़ का कि इसमें आपके गले में एक ग्रे वाइट सा पैच क्रिएट हो जाता है। ग्रे या फिर वाइट पैच, यानी एक लेजन सा होता है, यानी एक छाला होता है लेजन, जिसके ऊपर एक ग्रे या वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है। एक बहुत बड़ा टाइप का जख्म है, इसको आप लोग कहते हैं सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सीडो मीन्स फॉल्स एंड मेम्ब्रेन, राइट। इसके अलावा एक और मेन फीचर इस डिजीज़ का ये भी है कि जो लेजन्स आपके थ्रोट में होते हैं कुछ केसेस के अंदर, ये जो लेजन्स हैं यानी जो छाले हैं ये आपकी स्किन पर भी हो सकते हैं। स्किन वो एक अलग टाइप है डिफ्थेरिया के, बिकॉज एज वी नो कि डिफ्थेरिया की आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होती है नेजोफेरेंजियल डिफ्थेरिया, यानी जिसमें ये जो लेजन्स हैं ये आपके खास तौर पे नेजल और बक्कल कैविटी में बनते हैं। और एक और होती है उसको आप लोग कहते हैं डर्मेटाइटिस डिफ्थेरिया, यानी जिसके अंदर आपके जो लेजन्स हैं वो आपकी स्किन के ऊपर बनते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा अगर मजीद कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करें सो इस डिफ्थेरिया के अंदर आपको होता है बेसिकली मायोकार्डाइटिस। इसके अलावा आपको हो सकता है न्यूरल इशू, मतलब आपके न्यूरॉन्स में इशू, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी इशूज़ हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा आपको किडनी इशू भी हो सकते हैं, किडनी इशू। सो बेसिकली दिस इज सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ दिस डिजीज़, यानी ये मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक डिफ्थेरिया के पेशेंट के अंदर अपेयर होते हैं, जिसको देखकर आप लोग ये करेक्टराइज कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर डिजीज़ इज़ अ डिफ्थेरिया। अब आइए बात करते हैं कि व्हाट बैक्टीरिया इज विच एक्चुअली कॉज दिस डिफ्थेरिया। So basically diphtheria is caused by a particular bacterium which is known as Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium and diphtheria. This is the particular bacteria which actually cause this diphtheria disease, which is Corynebacterium डिफ्थेरिया। अब आइए इसके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस कोरोनीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया का सबसे मेन फीचर है विच इज़ डायरेक्टली लिंक विद दिस डिफ्थेरिया इज़ दैट कि ये बैक्टीरिया एक खास किस्म का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, मतलब कि ये इट इज़ अ टॉक्सिजेनिक बैक्टीरिया। टॉक्सी मीन्स टॉक्सिन, जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग। उस टॉक्सिन को आप लोग कहते हैं डिफ्थेरिया टॉक्सिन। डिफ्थेरिया टॉक्सिन बेसिकली ये जो जितनी भी आप यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं ये इसी डिफ्थेरिया टॉक्सिन की वजह से होती है। इसको हम लोग आगे जाके पैथोजेनेसिस के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ डज दिस टॉक्सिन इज एक्चुअली कॉजिंग सो मच हार्म। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं इस बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स के ऊपर। अच्छा, अगर बात करें इसकी कुछ क्लासिफिकेशन के ऊपर, सो दिस बैक्टीरिया बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ नोन एज कोरोनीबैक्टीरियासी। कोरोनीबैक्टीरियासी एंड इसकी जो जीनस है वो है ऑफ कोर्स कोरोनीबैक्टीरियम। कोरोनीबैक्टीरियम
बैक्टीरियम। इसके अलावा इस बैक्टीरिया की अबाउट 4 स्ट्रेन्स अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं। वी हैव 4 सब स्पीशीज, आप इसको स्ट्रेन कह सकते हैं, 4 स्ट्रेन, या इसका एक और नाम है, इसको आप लोग सीरोटाइप कहते हैं, सीरोटाइप। ये जो 4 स्ट्रेन्स हैं ये बेसिकली हम लोगों ने डिराइव की हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इट इज़ ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब ज़ाहिरी तौर पे उन बैक्टीरिया के अंदर कुछ खास किस्म के डिफरेंसेस हैं। अच्छा, सो बेसिकली ये तो हो गया कुछ क्लासिफिकेशंस के ऊपर। अच्छा, एक और बात, ये जितनी भी 4 स्ट्रेन्स हैं दे कैन और दे कैन नॉट बी टॉक्सिजेनिक, मतलब कि लाजमी नहीं है कि 4 की 4 स्ट्रेन्स जो हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करें। सम ऑफ देम कैन एंड सम ऑफ देम मे कैन नॉट बी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें इसके मजीद जनरल फीचर्स के ऊपर कि व्हाट दैट पर्टिकुलर कोरोनी बैक्टीरियम इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बैक्टीरिया इज़ अ बैसिलस, मतलब कि इट्स अ रॉड शेप बैक्टीरिया, राइट। देन इट इज़ ग्राम पॉजिटिव, मतलब कि जब इसकी ग्राम स्टेनिंग आप करेंगे सो इट टेल्स दैट कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मीन्स कि इसकी कोई सेकंड मेम्ब्रेन जिसके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड या फिर टॉक्सिन्स एंडोटॉक्सिन लगे होंगे वो नहीं है। देन इट इज़ नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। देन दिस बैक्टीरिया इज़ नॉन मोटाइल, मीन्स कि इसके पास लोकोमोशन का कोई ऑर्गन नहीं है, मतलब कि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं है, इट इज़ ए फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा इस बैक्टीरिया का एक और मोर प्रोमिनेंट फीचर है, वो ये है कि दिस बैक्टीरिया कंटेन्स सम मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, कंटेन्स सम मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, मीन्स के इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ खास किस्म के वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं। बेसिकली ये जो वेसिकल्स हैं, ये जिसको आप लोग मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी स्टोरेज, फॉर एनर्जी स्टोरेज। और ये जो मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स हैं इसको आप लोग पोलर ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, पोलर ग्रैन्यूल्स। बेसिकली एज वी नो कि दिस बैक्टीरिया इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया, मतलब कि ये कुछ इस तरह का दिखता है। सो ये जो मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स हैं ये किसी एक तरफ होते हैं, मतलब किसी एक पोल पे होते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग इनको, मतलब इन ग्रैन्यूल्स को कहते हैं कि दे आर आल्सो पोलर ग्रैन्यूल, मतलब दे आर ऑन वन पोल, राइट। अगर एनरिचमेंट मीडिया के ऊपर बात करें कि इस बैक्टीरिया को अगर आपने लेबॉर्ट्री में ग्रो करवाना है, एनरिचमेंट मीडिया, तो आपको कौन सा मीडिया चाहिए होगा? सो वी हैव लॉफलर्स मीडिया, लॉफलर्स मीडिया, मतलब कि दिस बैक्टीरिया कैन बी कंसिडर्ड एज फास्टिडियस एंड इट आल्सो नीड्स समटाइम्स एनरिचमेंट मीडिया, तो उसके लिए आपको चाहिए लॉफलर्स मीडिया। अगर यहाँ पर बात करें डिफरेंशियल मीडिया की, यानी एनी मीडिया विच एक्चुअली डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम अदर रेस्ट ऑफ द कॉलोनीज विच इज इन विच इट इज प्रेजेंट, डिफरेंशियल मीडिया। सो हेयर वी हैव टेलुराइट मीडियम, टेलुराइट मीडियम। बेसिकली होता यह है कि इस मीडिया के अंदर प्रेजेंट होता है टेलुराइट। सो ये बैक्टीरिया उस टेलुराइट को रिड्यूस कर देते हैं इनटू टेलुरियम, राइट। एंड व्हेन दे डू दैट, सो इनके जब ये रिड्यूस करते हैं दैट बैक्टीरिया, मतलब कि ये बैक्टीरिया रिड्यूस कर देते हैं टेलुराइट को टेलुरियम में, और ये जो टेलुरियम है ये अबाउट ब्राउन कलर का आपको दिखता है, ब्राउन, राइट। और ये जो मीडियम है इट इज़ बेसिकली इन एगर मीडियम, राइट। मतलब कि वेन एवर यू सी अ ब्राउन कॉलोनी ऑन दैट मीडिया, तो आप लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार दैट पर्टिकुलर टेलुरियम मीडियम कंटेन्स कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। सो गाइज ये थे कुछ फीचर्स अबाउट दैट पर्टिकुलर कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। अब आइए बात करते हैं कि हाउ डज दिस बैक्टीरिया कॉज अस डिप्थेरिया, मतलब अब आइए बात करते हैं कि इसकी इस डिजीज़ की, इस डिप्थेरिया की पैथोजेनेसिस क्या है, आइए बात करते हैं। बट बिफोर टॉकिंग ऑन द पैथोजेनेसिस, आइए बात करते हैं कि हाउ डज दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया ट्रांसमिट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, क्योंकि अगर ट्रांसमिट नहीं होगा तो इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा। आइए बात करते हैं ट्रांसमिशन के ऊपर। सो एज वी नो कि ये बैक्टीरिया मोस्टली हम लोगों ने देखा कि उस डिजीज़ के कैरेक्टर ये था, जो मेन कैरेक्टर था वो ये था कि आपके गले में लेजन्स क्रिएट होंगे या फिर आपकी सीरो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी इनसाइड योर थ्रोट, यानी इन शॉर्ट ये कि दिस बैक्टीरिया मोस्टली इफेक्ट्स योर नेजोफेरेंजियल कैविटी, या इन शॉर्ट आप इसको बकल कैविटी भी कह सकते हैं। बेसिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन जहाँ तक बात रहती है इसके इन्फेक्शन की तो समवट इट कैन बी कंसिडर्ड एट वंस, ठीक है। सो बेसिकली द ट्रांसमिशन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एयर। बेसिकली एज वी नो कि वेन एवर एन इन्फेक्टेड पर्सन speaks, sneeze most importantly, या कफ, यानी कि वेन एवर वो इंसान जो इन्फेक्टेड है जब वो बात करता है, छींकता है या खांसी करता है, सो एज वी नो कि उसके मुंह से निकलते हैं एरोजोल्स या फिर ड्रॉपलेट्स, एरोजोल्स,
ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, यानी ड्रॉप्स। तो उन ड्रॉप्स के अंदर होते हैं वो बैक्टीरिया, यानी दैट पर्टिकुलर ड्रॉप कंटेन बैक्टीरिया। एज वी नो कि जब आपको छींक आती है तो आपके मुंह से मुख्तलिफ छोटी छोटी छींटें निकलती हैं, वो छींटें कहलाती हैं एरोजोल्स। उस एरोजोल्स के अंदर होते हैं वो बैक्टीरिया, अगर उस बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो बैक्टीरिया जब हवा में आते हैं इनसाइड एरोजोल्स व्हेन दे आर इन एयर, तो उस एयर से वो जाते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, एंड व्हेन दे इन्वेड इनटू नॉर्मल पर्सन वाया एयर, तो वहाँ पर जाके उसकी बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी रिसाइड करते हैं और वहाँ पर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन है ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है, इट कैन आल्सो बी इनडायरेक्ट। नो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल एक इन्फेक्टेड पर्सन है, छींका, ठीक है, और ये जो ड्रॉपलेट्स है ये जाकर किसी सरफेस के ऊपर लाया होगा, ठीक है, और व्हेन नॉर्मल पर्सन है वो वहाँ गया, उसने उसी जगह पर टच किया जहाँ पर वो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर किसी तरह से उसने बग़ैर हाइजीन किए, बग़ैर हाथ धोए कुछ खाया पिया, यानी इन शॉर्ट ये कि उसके हाथ से वो बैक्टीरिया उसकी बकल कैविटी में गया। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट पाथवे, यानी कि इनडायरेक्टली भी ये बैक्टीरिया आपकी नेजोफेरेंजियल कैविटी को कैप कर सकता है, मतलब कि दैट वाज योर ट्रांसमिशन वाया एयर एंड इनडायरेक्ट वे आल्सो। सो अगर बात करें कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है, यानी रिस्क फैक्टर्स, यानी कि व्हाट आर द पर्सनस जो कि ज़्यादा रिस्क में होते हैं कि उनको वो इन्फेक्शन एक्वायर कर लें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, यानी कि वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल HIV इन्फेक्टेड पीपल्स, ठीक है, या ओल्ड ओवर एज, या फिर आप इसको मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं, इसमें के उम्र के साथ साथ एज के साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा सा लेस इन एफिशिएंसी हो जाता है। इसके अलावा अनवैक्सीनाइज पर्सन, बेसिकली इस डिप्थीरिया की भी अगर आपको वैक्सीन लगी हो, सो मीन्स दैट कि इस बैक्टीरिया की भी वैक्सीन होती है, जो कि 3 अटैच लगती हैं, डिप्थीरिया की, टेटानस की, और एक और फंगल इन्फेक्शन है। इट इज़ मतलब ये तीनों वैक्सीन एक साथ इंसान को लगाई जाती हैं। सो यानी कि डिप्थीरिया की वैक्सीन है, यानी कि वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है दे आर एट हाई रिस्क, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है वो होते हैं चिल्ड्रंस, बिकॉज एज वी नो कि जो बच्चे होते हैं वो होते हैं अंडर डेवलप इम्यून सिस्टम के केस के, मतलब कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो होता है अंडर डेवलप, मतलब कि उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। सो उस केस में भी ये जो बैक्टीरिया है ये उन बच्चों को टारगेट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर वो बच्चे वैक्सीनाइज्ड हैं तो वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये उनको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर बात करते हैं इन्फेंट्स की, यानी नौ मौलूद बच्चे इन्फेंट्स, अगर वो अपनी मदर के अंदर हैं, सो वहाँ पर बात आती है डायरेक्ट मदर के ऊपर। अगर मदर वैक्सीनाइज्ड है, सो बर्थ के 4 से 5 महीने तक जो मदर की एंटीबॉडी वाया प्लेसेंटा उसके अंदर आई है उस बच्चे के अंदर, वो उस इन्फेंट को इस डिप्थीरिया से प्रोटेक्टेड रखेगी। लेकिन सो ऑन जब वो बच्चा सेल्फ डेवलपमेंट में जाएगा, यानी जब उसका अपना इम्यून सिस्टम ग्रो करना स्टार्ट करेगा, यानी जब वो अंडर डेवलप केस के अंदर आ जाएगा, सो देन इट कैन बी सस्पेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डिप्थीरिया इन्फेक्शन। सो इट वाज द सम रिस्क फैक्टर्स। आइए बात करते हैं कि उस टॉक्सिन के ऊपर, यानी एज वी नो कि जब हम लोगों ने उस बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने फर्स्ट लाइन पर आपको बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलोनी बैक्टीरियम बैक्टीरियासी इज दैट कि वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको आप लोग कहते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन। आइए उसको ऊपर बात करते हैं कि वो स्ट्रक्चरली क्या होता है, मतलब व्हाट इज दैट टॉक्सिन, और वो किस तरह से एक सेल को, एक ह्यूमन सेल को जाके नॉन फंक्शनल या फिर उसको किल कर सकता है। बिकॉज एज वी नो के टॉक्सिन मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर आवर मेटाबॉलिज्म, मतलब कि वो हमारे सेल्स को, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसके लिए सही नहीं है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, यानी इन शॉर्ट कि दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन किल्स द ह्यूमन सेल। अब आइए बात करते हैं कि हाउ डज दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन डूज दैट, और जब हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, यानी जब हम लोग टॉक्सिन को डिस्कस कर लेंगे तो हमें इस डिजीज़ को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। बिकॉज एज वी नो ना कि दिस डिजीज इज मेनली कॉज बाय दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन। अगर हमें वो टॉक्सिन समझ आ गया तो मतलब हमको ये डिजीज समझ आ गई। आइए बात करते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन के ऊपर। सो अब आइए बात करते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन के बारे में। बेसिकली डिप्थीरिया टॉक्सिन इज अ प्रोटीन which is produced by bacteria itself. as we know कि bacterial toxins में के ज़ाहिर सी बात है it is also produced by diphtheria itself. अच्छा, अगर प्रोटीन है तो as we know कि प्रोटीन को बनाने का जो अमल है, मतलब को जो जीन एक्सप्रेशन है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन है, यानी कि प्रोटीन के बनने के लिए हमें चाहिए होती है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है, जीन्स। अच्छा, द जीन विच एक्चुअली ट्रांसलेट और ट्रांसक्रिप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डिप्थीरिया टॉक्सिन इज नोन एज टॉक्स जीन।
अच्छा, जब रिसर्च की गई तो हमें ये पता लगा कि टॉक्स जीन जो है वो बैक्टीरिया की यानी डिफ्थेरिया की अपनी नहीं है, इट इज़ अ फॉरेन जीन फॉर इट, फॉरेन जीन, फॉरेन जीन यानी कि इसके अंदर इंसर्ट की गई है। हाउ? असल में इट इज़ कम फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मीन्स दैट कि एज वी नो कि जो बैक्टीरियोफेज है इट इज़ अ वायरस, और नाम से ज़ाहिर है बैक्टीरियोफेज मतलब कि एक वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब कि दिस टॉक्स जीन इज बेसिकली प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज, एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टेड दैट डिफ्थेरिया, तो वहाँ से वो इसके अंदर आ गई इनसाइड। हाउ? एज वी नो कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस, और कोई भी जो वायरस है उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो एक सेल को हाईजैक करता है बाय इट्स जीनोम। तो जब उसने अपना जीनोम एक बैक्टीरिया में इंसर्ट किया और करता है, मतलब कि एवरी टाइम्स व्हेन दिस टॉक्स जीन इज प्रोड्यूस्ड और इज़ यूज्ड इनसाइड अ बैक्टीरिया, तो हर जनरेशन के अंदर वो बाहर से ही आती है। ठीक है। अच्छा, सो जब वो बैक्टीरियोफेज ने उसको इन्फेक्ट किया तो उसके अंदर जो जीन थी टॉक्स जीन, वो उस बैक्टीरिया के अंदर आ गई, और वो जो टॉक्स जीन थी वो उस बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो गई। ठीक है। एंड देन दैट पर्टिकुलर टॉक्स जीन ट्रांसक्राइब इनसाइड दैट, और वहाँ से वो फिर टॉक्सिन प्रोड्यूस हो। यानी इन शॉर्ट ये कि द टॉक्स जीन और द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्थेरिया टॉक्सिन इज फॉरेन टू दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि डिफ्थेरिया टॉक्सिन का स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ डज दैट डिफ्थेरिया टॉक्सिन इफेक्ट्स ह्यूमन सेल। अच्छा, सो बेसिकली डिफ्थेरिया टॉक्सिन is a protein as we know, and it is almost 60 kilodalton on its molecular weight, 60 kilodalton, right? अच्छा, अगर सब यूनिट्स की बात करें, सो ऑन टाइप्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब यूनिट इन डिफ्थेरिया टॉक्सिन। एक को आप लोग कहते हैं ए सब यूनिट, एक को आप लोग कहते हैं बी सब यूनिट। ठीक है। अच्छा, नाउ ए सब यूनिट, ए सब यूनिट, नाउ ए मीन्स एक्टिव, यानी कि जो ए सब यूनिट है इस डिफ्थेरिया टॉक्सिन का, इट इज़ बेसिकली टॉक्सिजेनिक, टॉक्सिजेनिक मतलब कि जितनी भी टॉक्सिजिनिसिटी है इस डिफ्थेरिया टॉक्सिन की, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ए सब यूनिट। अच्छा, जो बी सब यूनिट है, बी सब यूनिट, नाउ व्हाट डू मीन बाय बी? बी मीन्स बाइंडिंग। असल में एज वी नो के ये जो टॉक्सिन है, ये जब बैक्टीरिया रिलीज करेगा तो इस टॉक्सिन को एक सेल के अंदर जाना होगा, तो सेल के अंदर जाने में रास्ते में आती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भाई आपके पास कुछ खास किस्म की बाइंडिंग प्रोटीन्स होनी चाहिए हर मॉलिक्यूल के पास अगर उसको एक सेल के अंदर जाना है। सो दैट पर्टिकुलर बी सब यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर्स ऑन द सेल इन द ह्यूमन सेल। ठीक है। और जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो जो टॉक्सिन है उसको अंदर ले लिया जाता है। सो दैट पर्टिकुलर बी सब यूनिट इज फॉर बाइंडिंग विद रिसेप्टर, बाइंडिंग विद रिसेप्टर। ये इन शॉर्ट ये कि जो बी सब यूनिट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन इनसाइड दैट ह्यूमन सेल। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ ड्रॉ करें, सो ये जो दो सब यूनिट है, अच्छा ओवरऑल एक टॉक्सिन के अंदर 3 सब यूनिट होते हैं, एक ए और 2 बी, राइट? दिस इज बी, दिस इज आल्सो बी, और ये जो तीनों सब यूनिट्स हैं ये आपस में अटैच होते हैं वाया डाइसल्फाइड लिंकेज। दिस इज व्हाट? दिस इज योर डाइसल्फाइड linkage. Now one thing remember, A subunit कितने? There is 1A and there is 2B subunit. ठीक है। So this was the diphtheria toxin structure. So अगर बात करें mode of action के ऊपर कि how does this diphtheria toxin kills a human cell, तो होता कुछ में कि as we know कि first of all this is released by a particular bacteria, यानी colony bacterium diphtheria जो कि आपकी nasopharyngeal cavity के अंदर reside कर रहा है, it will release, ठीक है, that particular diphtheria toxin. अच्छा, whenever this a particular diphtheria toxin comes in contact with the human cell, तो as we know कि ये जो इसके B सब यूनिट हैं, the B सब यूनिट it will contact with the receptors ऑन ह्यूमन सेल। अच्छा, अब तक ये नहीं पता लग पाया कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ ये कॉन्टैक्ट करके आपके सेल के अंदर इन्वेट करता है, लेकिन देयर आर सम रिसेप्टर जिसके साथ ये डिफ्थेरिया टॉक्सिन की जो बी सब यूनिट है वो इंटरेक्ट करता है। अच्छा, व्हेन द सब यूनिट विल इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर, सो वहाँ पर कुछ सिग्नल्स इंड्यूस करता है ये टॉक्सिन इनसाइड द ह्यूमन सेल, यानी देयर आर सम सिग्नल्स, यानी कि व्हेन दिस बी सब यूनिट अटैच विद द रिसेप्टर, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ सिग्नल इंडक्शन होती हैं, सिग्नल इंडक्शन। अच्छा, सिग्नल इंडक्शन मीन्स कि कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे विच एक्चुअली ट्रिगर्स रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, मतलब कि रिसेप्टर मीडिएटेड
एंडोसाइटोसिस, मतलब कि रिसेप्टर की मेडिएशन की वजह से अब हुआ क्या कि वो जो अटैच टॉक्सिन था, फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉक्सिन, दिस इज द रिसेप्टर, अब होगा ये कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अच्छा, सो जब ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी तो उस टॉक्सिन को एक वैक्यूल के अंदर, एक वेसिकल के अंदर, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ हो जाएगी इस तरह से, राइट, इस तरह से, और एक वेसिकल के फॉर्म में इस टॉक्सिन को अंदर ले लिया जाएगा। सो दिस स्टेप, दिस प्रोसेस इन विच B subunit when attached with the receptor and receptor induced some signals, और उस सिग्नल की मदद से इस टॉक्सिन को अंदर ले लिया गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अच्छा, एज वी नो कि वो जो वेसिकल है, वेसिकल के अंदर जो आपका pH है, राइट, वो डिक्रीज कर जाता है। when the vesicle form ना pH will decrease, मतलब कि एसिडिक मीडियम की तरफ ट्रैवल करता है। अच्छा, when that pH will decrease, तो उस एसिडिक मीडियम में डालने की वजह से इस अंदर इन्वायरमेंट के वो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थी उस टॉक्सिन की, वो ब्रेक हो जाती हैं। मतलब कि इन शॉर्ट ये कि जो बी सब यूनिट और जो ए सब यूनिट है वो आपस से अलहदा हो जाते हैं। नाउ यू गॉट ए एंड बी सेपरेट। अच्छा, अभी भी ये जो ए एंड बी दोनों सब यूनिट्स हैं ये इस वेसिकल के अंदर है। अच्छा, रिसर्च ये कहती है कि जो बी सब यूनिट है ये सम हाउ इंड्यूस करता है इस ए सब यूनिट को कि वो कुछ खास किस्म की ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के थ्रू इस वेसिकल से बाहर निकल के साइटोसोल के अंदर आ जाती हैं, साइटोसोल, and you got what? You got a subunit in the cytosol. Now question arises कि how does this a subunit or active subunit is going to inhibit or invade or interfere any biological process inside a human cell? अच्छा, so basically जो a subunit है ये टारगेट करता है ह्यूमंस के अंदर होने वाली ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन। एज वी नो कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज अ पर्टिकुलर फिनोमेना जिसको आप लोग सेंट्रल डॉग्मा या फिर जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कि एट फर्स्ट यू गॉट डीएनए, अब डीएनए से एमआरएनए जनरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर आप लोग उस एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं इनटू प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल भी होती हैं, फंक्शनल भी होती हैं, रेगुलेटरी भी होती हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कि वो जो प्रोटीन्स बनती हैं वो आपकी मेटाबॉलिज्म को, ये लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको रेगुलेट करती हैं या फिर चलाती हैं या फिर फॉर्म करती हैं। ठीक है, नाउ ये जो ए सब यूनिट है ये जाके इफेक्ट करता है आपके ट्रांसलेशन को। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ट्रांसलेशन में थोड़ा थोड़ा कि हो रहा क्या होता है, बिकॉज एज यू नो कि ट्रांसलेशन मीन्स कि आप लोगों ने एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन। एमआरएनए यू हैव टू मेड प्रोटीन, दैट्स व्हाट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। अच्छा, अब ट्रांसलेशन के कुछ फेजेस हैं, राइट, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है। एट फर्स्ट इनिशिएशन, देन यू गॉट यस इलोंगेशन, वेरी गुड अगर आपने बता दिया, देन यू गॉट टर्मिनेशन। नाउ ये जो टॉक्सिन है, सॉरी जो ए सब यूनिट है ये इफेक्ट करता है इलोंगेशन के प्रोसेस को, यानी इलोंगेशन इज द प्रोसेस इन विच, अच्छा एज वी नो ना कि ये एमआरएनए फॉर एग्जांपल, इनिशिएशन एक ऐसा फेज है जिसके अंदर आपका जो राइबोसोम है वो आके इस एमआरएनए के ऊपर बैठता है, और इलोंगेशन वो फेज है जहां पर वो इस एमआरएनए को रीड करता है। और मैंने बताया कि जो आपका टॉक्सिन का जो ए सब यूनिट है ये इफेक्ट करता है आपके ट्रांसलेशन की इलोंगेशन को। अच्छा, जो एज वी नो कि आपकी जो ट्रांसलेशन है इट इज़ मेडिएटेड बाय सम प्रोटीन फैक्टर्स, राइट, जिसको आप लोग खास तौर पे, अच्छा मैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर्स भी होते हैं, इसका अलावा रिलीज फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलोंगेशन की, बिकॉज ये जो ए सब यूनिट है ये अटैक करे इलोंगेशन को, तो इलोंगेशन इज कैरिड आउट बाय इलोंगेशन फैक्टर्स, आप इसको EFs कहते हैं, EF। अच्छा, इलोंगेशन में आपके 2 EF यानी इलोंगेशन फैक्टर्स 2 होते हैं जो कि इलोंगेशन को कैरी आउट करते हैं, एक को आप लोग कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर 1 एंड एक को आप लोग कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर 2। अच्छा, इलोंगेशन फैक्टर 2 का जो काम है EF2, उसका काम है वो ये है कि वो इस राइबोसोम को आगे मूव करने में मदद देता है, बिकॉज ये जो EF2 है इसके पास होती है GTP, राइट, और ये इस GTP की एनर्जी को यूज़ करके इस राइबोसोम को आगे मूव करता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका ए सब यूनिट है ये मेनली इफेक्ट करता है इस EF2 को, यानी कि ये इस EF2 को नॉन फंक्शनल बना देता है। सो हाउ डज दैट ए सब यूनिट इज गोइंग टू मेक इट नॉन फंक्शनल EF2, मतलब कि हाउ डज ये इस EF2 को नॉन फंक्शनल कर देता है। सो एज वी नो कि जो EF2 या फिर इलोंगेशन फैक्टर इट इज़ अ प्रोटीन ना। अच्छा, इस प्रोटीन में खास किस्म का हिस्टिडीन अमाइनो एसिड होता है जिसको आप लोग यहाँ पर कहते हैं डिफ्थ अमाइड, डिफ्थ amide. What it is? It is a histidine. Basically, histidine is an amino acid, as we know, और
elongation factor is a protein or protein is made up of amino acid, यानी कि डिफ्थमीन इज अ स्पेशल हिस्टिडीन अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन दिस इलोंगेशन फैक्टर। अच्छा, ये जो डिफ्थेरिया टॉक्सिन है, टॉक्सिन, ये इसको किस तरह से नॉन फंक्शनल करता है? अच्छा, ये करता कुछ यूं है कि ये जो टॉक्सिन है ये लेता है एक NADPH का मॉलिक्यूल, ठीक है, और इस NADPH से एक लेता है ये एडिनोसिन राइबोज, ADP राइबोज, यानी कि दिस टॉक्सिन टेक्स एन ADP राइबोज मॉलिक्यूल फ्रॉम NADP और इसको अटैच कर देता है इस हिस्टिडीन के साथ। किया क्या इस टॉक्सिन ने? इस टॉक्सिन ने एक मॉलिक्यूल, या बिकॉज एज वी नो कि NADPH इज वन ऑफ द एनर्जी फैक्टर्स विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड अ ह्यूमन सेल, ये एनर्जी रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस टॉक्सिन ने, यानी इस डिफ्थेरिया टॉक्सिन ने इस NADPH से एक ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फोराइबोज एक मॉलिक्यूल लिया और इसको अटैच कर दिया विद दिस डिफ्थ अमीन या फिर इस हिस्टिडीन के साथ, जो कि इलोंगेशन फैक्टर 2 का पार्ट था, विच एक्चुअली रेगुलेट्स द ट्रांसलेशन। जब इसने किया सो ये जो हिस्टिडीन था, ये जो डिफ्थ अमीन था, डिफ्थ अमीन, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। हाउ इट गेट्स चेंज? बिकॉज अब इसके साथ लग गया ADP राइबोज, राइट। अच्छा, जब ये ADP राइबोज लग गया सो अब इसका जो स्ट्रक्चर है, अब इस हिस्टिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पर इसकी हुई ADP राइबोसाइलेशन। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोटीन्स के बारे में पता हो तो आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी जो कन्फर्मेशन, ये जो उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर अमाइनो एसिड सीक्वेंस। नाउ अगर आपने या फिर किसी भी तरह से उनका जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, सो एज वी नो कि अगर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है बिकॉज यू हैव एडेड ADP राइबोज विद दैट पर्टिकुलर हिस्टिडीन, तो अगर ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो अमाइनो एसिड के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रोटीन, यानी इनसाइड के प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मतलब कि इस अमाइनो एसिड की चेंज की वजह से इस पूरी की पूरी EF2 यानी इलोंगेशन फैक्टर 2 का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। और जब EF2 का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आपको पता है कि कोई भी प्रोटीन फंक्शनल होता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कन्फर्मेशन या इट्स स्ट्रक्चर। सो अगर उसका स्ट्रक्चर डीनेचर हो गया तो मतलब ये है कि दिस डिफ्थेरिया टॉक्सिन एक्चुअली इनएक्टिवेट्स इलोंगेशन फैक्टर 2, एंड एज वी नो कि इलोंगेशन फैक्टर 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द राइबोसोम अपवर्ड्स, मतलब कि ये राइबोसोम को mRNA के ऊपर रीड करने में मदद देता है। यानी इन शॉर्ट ये कि व्हेन योर EF2 गेट्स ब्लॉक तो आपकी इलोंगेशन नहीं होगी, और अगर इलोंगेशन नहीं हुई तो इन शॉर्ट आपकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, और अगर आपकी ट्रांसलेशन नहीं हुई तो आपके सेल में प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर आपके सेल में प्रोटीन नहीं बनेगा तो एज वी नो के प्रोटीन इज वन ऑफ द मेन मॉलिक्यूल्स विच एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स लाइफ, मतलब कि नॉर्मल लाइफ ऑफ अ सेल इज हाईली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन, और अगर आपकी प्रोटीन नहीं बन रही तो आपका जो सेल है it will become die. So it was how diphtheria toxin is going to kill the human cell. So अब आइए बात करते हैं कि how does that particular diphtheria or corynebacterium diphtheria is going to produce some disease inside human body. आइए बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में कि हाउ डज द कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया आपकी बॉडी में इन्वेट करता है और आपको वो डिफ्थेरिया की तमाम कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में कॉज करता है। तो एज वी नो कि दिस बैक्टीरिया इज़ मेनली इन्फेक्ट योर नेजोफेरेंजियल कैविटी, मतलब कि इस बैक्टीरिया के जो इन्फेक्टिंग रीजन है वो है योर नेजोफेरेंजियल कैविटी। एंड एज वी डिस्कस्ड इन ट्रांसमिशन के मोस्टली एयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए यानी एरोजोल्स के ज़रिए से आपकी बॉडी में वाया नेजोफेरेंजियल कैविटी इन्वेट करता है। सो हवा के ज़रिए से ये आपकी नेजोफेरेंजियल कैविटी के अंदर आया एंड देन इट विल इन्वेट एंड इट विल इंक्यूबेट इट हेयर, मतलब वहाँ पर वो इंक्यूबेशन करेगा, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है अबाउट 2 to 7 days। इट इज़ अ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स दैट के एज वी नो के एवरी पैथोजन उसको एक ख़ास वक्त दरकार होता है एक होस्ट के अंदर जाकर अपने आप को इतना डिवाइड कर ले कि वो डिजीज़ कॉज कर ले, ठीक है। सो हुआ क्या, हुआ ये कि एयर के ज़रिए से वो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया आपकी बॉडी में एंटर हुआ, एंड एज वी नो कि उसका जो इन्फेक्टिंग रीजन है यानी वो जगह जहाँ पर वो इन्फेक्शन कॉज करता है वो है नेजोफेरेंजियल कैविटी, और वहाँ पर उसने 2 से 7 दिन तक अपने आप को इंक्यूबेट किया। नाउ हम लोगों ने बात की थी कि जितनी भी सिवेरिटी कॉज होती है इन दिस डिफ्थेरिया डिजीज़ इज़ मोनली कॉज बाय द डिफ्थेरिया टॉक्सिन। अब क्या करेगा कि जब वो बैक्टीरिया वहाँ पर एक सुफिशिएंट अमाउंट में हो जाएंगे देन दे विल रिलीज देयर टॉक्सिन, रिलीज डिफ्थेरिया टॉक्सिन।
राइट। और जब वो वहाँ पर से रिलीज़ करेंगे अपना डिप्थीरिया टॉक्सिन, तो डिप्थीरिया टॉक्सिन एज वी नो के इट इज़ टॉक्सिन टू सेल, और वो किस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि हाउ डज द टॉक्सिन एक्ट्स, और वो उस तरह से जब जब जितने जितने सेल के साथ वो कॉन्टैक्ट में आता है ये टॉक्सिन, वो उनको किल करता है। तो एज वी नो के इस डिप्थीरिया डिजीज़ के एक मेन सिम्टम था कि आपको जो थ्रोट है उसमें छाले हो जाता है, यानी आपको सोर थ्रोट हो जाते हैं, सोर थ्रोट। सो होता कुछ यूँ है कि व्हेन दैट टॉक्सिन इज रिलीज इन दैट पर्टिकुलर नेसोफेरिंजियल कैविटी, तो वहाँ के वो जितने भी जो सेल्स होते हैं वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है, और जब वहाँ पर सेल कॉन्टैक्ट में आता है तो एज वी नो कि जब वो सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा तो सेल उनको अपने अंदर लेंगे और वो सेल की डेथ कॉज करेंगे। यानी इन शॉर्ट ये कि वहाँ पर जब निक्रोसिस होगी, एज वी नो कि निक्रोसिस मीन्स सेल डेथ। सो जब वहाँ पर निक्रोसिस होगी, सो जब बहुत बहुत सारे सेल निक्रोड कर जाएंगे, मतलब डेड कर जाएंगे, तो वो जो डेड सेल्स हैं वो आपको इन द फॉर्म ऑफ सोर थ्रोट की नज़र में आपके सामने आएंगे। प्लस व्हेन दैट पर्टिकुलर सेल गेट्स निक्रोटेड, या जब उनकी डेथ होगी, देन एज वी नो के इट्स नॉर्मल प्रोसेस कि जब कभी भी कोई सेल लाया करता है या डेथ कॉज होती है किसी सेल की, सो दे रिलीज सम साइटोकाइनेंस, इंटरफेरॉन्स या कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिससे आपके इम्यून सिस्टम को आगाह किया जाए, इम्यून सिस्टम को आपको आगाह किया जाए कि यार यहाँ पर हम आपकी सेल लाइसिस हो रही है। सो दे रिलीज सम साइटोकाइनिन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6 मेनली वेन एवर सेल इज डाई बाय नेक्रोसिस। ये कुछ और भी रिलीज हो सकते हैं, मतलब कि इन शॉर्ट ये कि साइटोकाइनेंस और इंटरफेरॉन्स आपके रिलीज होते हैं और वो जाके आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब वहाँ पर नेक्रोसिस होती है 4-5 सेल्स की, तो वहाँ पर हो जाती है इन्फ्लेमेशन कॉज, यानी इन्फ्लेमेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मतलब कि वो जगह जहाँ पर वो लीजन्स होंगे वो स्वेल कर जाएगी। स्वेल इसलिए करेगी ताकि जो आपके इम्यून सेल्स हैं बड़े बड़े, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम से और ब्लड सिस्टम से आपके उस रीजन में, उस टिश्यू में आ जाए जहाँ पर वहाँ पर निक्रोसिस कॉज हो रही है। अच्छा, जब वहाँ पर आ जाएंगे सो वो जगह स्वेल कर जाएगी, और ये जो स्वेलनेस है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेजोफेरिंजियल कैविटी से मूव करेगी इनटू योर ट्रैकिया, ठीक है, लैरिंग्स में, एंड ऑफ कोर्स ट्रैकिया में किया तो फेरिंग्स भी होगा यहाँ पर। यानी इन शॉर्ट ये कि आपकी ये जो पूरी रिस्पायरेटरी ट्रैक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, वहाँ पर आपकी इन्फ्लेमेशन होगी। एंड आपको पता है कि जब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज होती है तो वहाँ उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपका एयर पाथवे है, यानी हवा का अंदर जाने का जो रास्ता है, वो आपका ब्लॉक हो सकता है। और जब ये ब्लॉक होता है तो एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होती है इन द वे ऑफ एयर, और उसकी वजह से कुछ खास किस्म के रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकती हैं, रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन। एंड मेनली जो इस डिजीज़ में डेथ होती है वो इसी वजह से होती है, बिकॉज कि आपका एयर पाथवे ब्लॉक हो जाता है, और उस वजह से जो आपकी एयर है वो आपकी लंग तक नहीं पहुंच पाती, एंड योर बॉडी गेट्स इनसफिशिएंट एज फार एज ऑक्सीजन इज कंसर्न, और वहाँ से आपकी डेथ भी कॉज हो सकती है इस वजह से। अच्छा, सो एज वी नो के जब वहाँ पर वो लीजन्स कॉज हुए, तो जब छोटे छोटे लीजन्स इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये वो रीजन है, जब ये वाले जो मिड का रीजन है, जब यहाँ पर भी नेक्रोसिस कॉज होगी तो एक बहुत बड़ा लीजन कॉज हो जाएगा। सो जब आपका ये जो लीजन है ये जब बड़ा हो जाएगा, सो वहाँ पर इस लीजन के ऊपर, यानी व्हेन जो लीजन है वो मिल जाएंगे, यानी जो स्मॉल लीजन है जब वो मिलेंगे तो एक बड़ा लीजन कॉज होएगा, यानी लार्ज लीजन, यानी लीजन्स व्हेन गेट्स इन लार्ज, तो उन लीजन्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, यानी एक पतली सी झिल्ली। इट इज़ मेनली कंप्राइज्ड ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है, बैक्टीरिया, यानी डिफ्थेरिया इटसेल्फ भी वहाँ उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आपके इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, इम्यून सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है ज़ख्म के ऊपर, एक नॉर्मल सा प्रोसेस है ताकि उसके अंदर का जो रीजन है उसको बाहर से प्रोटेक्टेड रखा जा सके। तो इस मेम्ब्रेन को आप लोग कहते हैं कि जनाब इस इज सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सीडो मेम्ब्रेन। एज यू नो कि ये इस डिजीज़ का एक मोर प्रोमिनेंट फीचर है कि आपके गले के अंदर एक ग्रेश वाइट सा एक रीजन क्रिएट हो जाता है आपके ज़ख्म के ऊपर। उस ज़ख्म को आप लोग कहते हैं कि वहाँ पर सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हुई है। अच्छा, ये जो सीडो मेम्ब्रेन है ये आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर, आपके फेरिंग्स के अंदर, एंड इवन के समटाइम्स ये आपकी ट्रेकिया तक भी प्रोसीड कर सकती है। मतलब कि ये जो लीजन है, ये जो लीजन इनलार्ज हुआ है, ये इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी नेजल कैविटी, आपके फेरिंग्स, आपकी ट्रेकिया तक भी पहुंच सकता है। एंड व्हेन दे डू दैट, और आपको पता है कि जब ये इस तरह का होता है, मतलब इतना बड़ा लीजन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से होती है बहुत बहुत सारी इन्फ्लेमेशन एट एन हायर रेट। और जब इस तरह से इन्फ्लेमेशन होती है तो जो आपकी नेक में लिम्फ नोड्स हैं, जो आपकी नेक में लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स, और प्लस जो आपके टॉन्सिल्स हैं,
वो कर जाते हैं स्वेल, और ये जब दोनों चीज़ें स्वेल कर जाती हैं तो ये उस पेशेंट को एक ख़ास किस्म की लुक देती हैं जिसको आप लोग कहते हैं बुल नेक अपीयरेंस, यानी कि उस पेशेंट की जो नेक है वो स्वेल कर जाती, इतनी स्वेल कर जाती, कैसे लगता है कि पेशेंट की नेक है वो एक बुल की तरह है, मतलब इतनी वो इनलार्ज हो जाती है। अच्छा, सो ये तो सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो टॉक्सिन आपके गले में कॉज करता है, लेकिन इसके अलावा भी कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकती हैं विच इज़ कॉज्ड बाय दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन। होता कुछ यूँ है कि व्हेन दैट टॉक्सिन इज रिलीज बाय द बैक्टीरिया, तो वो टॉक्सिन आता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम एज वी नो कि पूरी की पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो टॉक्सिन है इसकी खास एफिनिटी है कुछ टिश्यूज़ के साथ आपकी बॉडी के अंदर। ऑन व्हाट आर दैट टिश्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल मायोकार्डाइटिस, यानी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यानी मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट, यानी आपके हार्ट की मसल के अंदर इस टॉक्सिन की खास एफिनिटी, मतलब कि ये टॉक्सिन आपकी हार्ट की मसल को इफेक्ट करता है और वहाँ पर जाके कॉज करता है मायोकार्डाइटिस, यानी हार्ट की मसल का इन्फेक्शन। और इस हार्ट की मसल के इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत सारी हार्ट की इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें मोर प्रोमिनेंट है इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट, राइट। इसके अलावा ये जो टॉक्सिन है ये आपकी न्यूरॉन्स को जाके ख़ास तौर पे इफेक्ट करता है और वहाँ से न्यूरोनल इशू कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये आपकी रीनल इशू भी कॉज कर सकता है। रीनल मीन किडनी, वन थिंग, अच्छा, किडनी, किडनी में खास तौर पे एज वी नो कि उसके ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। मेनली ये जो टॉक्सिन है ये जाके आपके एड्रीनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एज वी नो कि एड्रीनल ग्लैंड आपकी बॉडी में कुछ खास किस्म के हार्मोन सेक्रेट करने का काम करता है। यानी इन शॉर्ट ये कि ना सिर्फ ये टॉक्सिन आपके गले के अंदर लीजन्स कॉज कर रहा है, ठीक है, एंड प्लस आल्सो इट गेट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड में वो आपकी पूरी बॉडी में खास तौर पर आपके हार्ट की मसल में, देन आपकी न्यूरॉन्स में। अच्छा, व्हेन इट गेट इनटू योर न्यूरॉन तो आपको वो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी कॉज कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल इशू, यानी कुछ खास किस्म के न्यूरॉन को जाके ये डीनेचर कर देता है, यानी किल कर देता है बाय द सेम प्रोसेस जिस तरह से ये नॉर्मल सेल को किल कर रहा है। और जब वहाँ से न्यूरॉन डैमेज होते हैं तो आपको पता है कि न्यूरॉन की डैमेज होने की वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल इशू, जिसमें आपके पास डायमेंशिया या कोई खास किस्म का न्यूरोलॉजिकल लॉस आपको हो सकता है। अच्छा, सो ये जो जितने भी कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की थी ये हैं एक ख़ास किस्म की डिफ्थीरिया की। इस डिफ्थीरिया को, जिसमें आपका जो टॉक्सिन है वो मोस्टली इफेक्ट करता है, ये जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली इफेक्ट करता है आपकी नेज़ोफेरेंजियल कैविटी और उससे लिंक्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनको। इस किस्म की जो डिफ्थीरिया होती है उसको आप लोग कहते हैं रिस्पायरेटरी, ये एक ख़ास नाम दिया जाता है, उसको आप लोग कहते हैं फोजियल डिफ्थीरिया। इसके अलावा एक और ख़ास किस्म का डिफ्थीरिया आपकी बॉडी में अकर करता है, उसको आप लोग कहते हैं क्यूटेनियस डिफ्थीरिया, अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, अब से पहले जितनी भी कॉम्प्लिकेशन कॉज हो रही थी इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन। अब होगा ये कि आपका जो ये बैक्टीरिया जो आपके नेजोफेरेंजियल कैविटी के अंदर रिसाइड कर रहा था, अब वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में आएगा और ब्लड स्ट्रीम में आकर और वहाँ से ट्रेवल करेगा आपकी स्किन की तरफ, बिकॉज क्यूटेनियस मीन्स स्किन, और आपके किसी खास बॉडी पार्ट में स्किन में जाकर ये वहाँ पर रिसाइड करेगा और वहाँ पर भी ये अपने टॉक्सिन रिलीज करेगा, वहाँ पर जाके यानी स्किन में जाके दे विल रिलीज इट्स टॉक्सिन। And as we know कि what toxin do, actually it will kill cutaneous cell, kill cells, skin cells। और जब वहाँ पर ये स्किन सेल की किलिंग करेगा तो वहाँ पर भी एक खास किस्म का लीजन क्रिएट होगा, लेकिन वो जो लीजन होगा वो पंच होल लीजन की तरह होगा, यानी पंच होल लीजन, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक आपकी स्किन के ऊपर एक खास किस्म का सर्कल क्रिएट होगा और वो जो सर्कल है वो बहुत डीपली उसके अंदर एक वाउंड होगा, मतलब कि इन शॉर्ट ये भी एक किस्म का छाला है लेकिन ये थोड़ा सा डीप होता है और ये थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में होता है। अच्छा, इसके ऊपर सीडो मेम्ब्रेन हो भी सकती है, सीडो मेम्ब्रेन में और मे नॉट भी, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट के उसका इम्यून सिस्टम कितना एक्टिव है, मतलब ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि क्या उसके अंदर सीरो मेम्ब्रेन बनाने की एफिनिटी है या नहीं। यानी इन शॉर्ट ये कि आपका बैक्टीरिया आपके नेजोफेरेंजियल
कैविटी से मूव किया इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम से मूव करते हुए आया आपके पास स्किन के ऊपर, और खास स्किन के रीजन पे जाकर या आपको ये टॉक्सिन, ये पंच होल लीजन कॉज कर सकता है। ये किसी भी पॉइंट पर जाकर आपको इस तरह का पंच होल लीजन कॉज कर सकता है। अच्छा, अब इसमें जो फीवर होता है वो फीवर होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस इंटरल्यूकिन्स, बिकॉज एज वी नो कि जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन चीज आती है तो आपको फीवर होता है। तो फीवर इज जस्ट लिंक विद द फॉरेन एंट्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिप्थेरिया बैक्टीरिया। सो इट वाज इट विद द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज। अब आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इस डिप्थेरिया के पेशेंट में अपेयर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिम्टम्स के ऊपर बात करें, सो सिम्टम्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड फीवर अराउंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव, ठीक है। इसके अलावा आपको चिल्स, सर्दी लग सकती है, फटीग, आपको थकान महसूस हो सकती है, ब्लूइश स्किन कलर, साइनोसिस मतलब आपको ये अपीयरेंस भी हो सकती है, सोर थ्रोट एज वी डिस्कस्ड। इसके अलावा हॉर्सनेस मतलब आपकी आवाज़ चेंज हो सकती है, बिकॉज ऐसी बात है अगर आपकी लेरिंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, बिकॉज नेजोफेरेंजियल कैविटी कनेक्ट करती है आपकी लेरिंग्स को, इन शॉर्ट साउंड बॉक्स को, और अगर साउंड बॉक्स इन्फेक्ट कर रहा है तो आपकी आवाज़ भी ऊपर नीचे हो सकती है एज फार एज द फ्रीक्वेंसी इज कंसर्न। इसके अलावा पेनफुल स्वेलिंग ऑफ योर फूड पाइप, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग हो सकती है, मतलब आप तेज तेज सांस लेंगे, फॉल स्मेलिंग मतलब आपके मुंह से गंदी बदबू आ सकती है। जाहिर सी बात है आपके अगर मुंह में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके ये जो स्मेल है तो नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा ब्लड सस्टेन्ड नेजल कैविटी, मतलब आपकी जो नेजल कैविटी इट विल कंक्लूड विद द ब्लड, बिकॉज आपको पता है कि जो आपकी नेजल कैविटी है वो एक्टिवली ब्रीथ कर रही होती है, मतलब वो हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती है व्हेन यू ब्रीथ, ठीक है। सो उसकी वजह से आपकी नेजल कैविटी के अंदर जो लीजन होगा वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा लिम्फोडिनोपैथी, मतलब आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर सकते हैं, बिकॉज एज वी डिस्कस दैट के जो आपके नेक के लिम्फ नोड होते हैं वो इस केस में स्वेल कर जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बुलनिक अपीयरेंस, बिकॉज एज वी नो कि लिम्फोडिनोपैथी यानी आपकी लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग प्लस आपके जो टॉन्सिल्स हैं उनकी स्वेलिंग की वजह से आपका जो नेक है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और इसको आप लोग कहते हैं बुलनिक अपीयरेंस। इसके अलावा सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, बिकॉज एज वी नो कि आपकी जो लीजन्स है, बिकॉज एज वी डिस्कस इन द पैथोजेनेसिस किस किस तरह से छोटे छोटे लीजन्स आपस में मिलते हैं, और जब वो लीजन बड़ा हो जाता है उसके ऊपर एक सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है, और वो जो सीडो मेम्ब्रेन है वो इन शॉर्ट ये है कि आपकी पूरी की पूरी नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी, इन शॉर्ट के आपके ट्रैकिया तक भी वो रीच कर सकती है। सो अगर आप बात करें डायग्नोसिस के ऊपर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लिनिकल क्राइटेरिया, मतलब आप एक पेशेंट को फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या वो सिम्टम्स हैं जो कि डिप्थीरिया के पेशेंट में होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इलनेस होगी, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर सोर थ्रोट होगा, ठीक है, लो ग्रेड फीवर मतलब उसको हल्का हल्का बुखार होगा, सीडो मेम्ब्रेन होगी उसके गले के अंदर। अगर लेबोरेटरी क्राइटेरिया के ऊपर बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें आइसोलेशन ऑफ डिप्थीरिया करेंगे, मतलब आप कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को उसके गले में से या उसके उस रीजन में से जहाँ पर उसको वो जख्म वगैरह हुआ है वहाँ से आप उसको सेपरेट करेंगे, और आप उसको ग्राम स्टैनिंग की मदद से और डिफरेंट किस्म के जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं, जो टेस्ट हैं, उसके ज़रिए से आप उसको टेस्ट करेंगे और उसकी प्रेजेंस को आप लोग डिटेक्ट करेंगे कि आया यहाँ पर जो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट होगा सो एज वी नो के इट इज़ द मेन रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज विच इज कॉजिंग इनसाइड योर बॉडी। लेबोरेटरी टेक्निक्स के अलावा आजकल की जो न्यू टेक्निक्स हैं जिसमें आपके पास PCR, अलाइजा और ICI जो है वो टेक्निक भी आप परफॉर्म करके इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस को किसी भी पेशेंट की बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इनसाइड द पर्टिकुलर पेशेंट, और अगर वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस आप डिटेक्ट कर लेते हैं एंड देन यू विल प्रिडिक्ट दैट एंड और एक्चुअली confirm that this is an infection caused by Corynebacterium diphtheria. So it was it with the whole disease, pathogenesis, symptoms, everything which is comes under diphtheria disease. So if you like this video, so please share it with your friends or anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. Thank you so much for watching. Have a nice day. Goodbye.